नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा मौजम। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात मुरैना की, जहां एक रिजॉर्ट में भीषण आग लग गई। रिजॉर्ट में सीएनजी रिफिल का काम किया जाता था। रिफिलिंग लीक होने के चलते यहां पर आग लगी। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। फायर फाइटर्स लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। सबलगढ़ मुरैना हाईवे स्थित छोरा गांव का ये मामला है, जहां पर रिजॉर्ट में आग लग गई। इस रिजॉर्ट की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। किस तरह आपको दूर से धुआं उठता हुआ और आग की लपटें दिखाई दे रही होंगी। ये उसी रिजॉर्ट के अंदर की तस्वीरें हैं। अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अमित, अभी क्या स्थिति है, कब आग लगी थी? देखिए अपर्णा, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये पूरा घटनाक्रम मुरैना और सबलगढ़ हाईवे स्थित छेरा गांव के पास का है, जहां पर आर के रिसोर्ट है। उसमें एलपीजी यानी कि जो एलपीजी गैस होती है उसे रिफिलिंग करने का काम किया जाता था और उस सिलेंडर को लीक होने के चलते भीषण आग लगी है। आग लगभग आधा घंटा हो चुका है, लेकिन अभी तक जो 4 से 5 दमकल की गाड़ी है वो आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है, लेकिन जो अभी तक जो आग है उस पर काबू नहीं पाया गया है और जो आग की लपटें हैं लगातार बढ़ती ही जा रही है। यही वजह है कि अब जो पड़ोसी गांव है छेरा या फिर जो रिसोर्ट के आसपास की बस्ती है उनमें भी अफरा तफरी का माहौल बन गया है, क्योंकि जो एलपीजी रिफिल करने का काम किया जाता था और जिस तरीके से जो लीक हुई है उसके बाद आग एक तरीके से गोले में तब्दील हुई है। यही वजह है कि अब आग लगातार बढ़ती जा रही है। फायर फाइटर भी हालांकि आग को बुझाने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आग पर कोई काबू नहीं पाया गया है। जी बिल्कुल अमित, तस्वीरें यहाँ पर बता रही हैं कि किस तरह से भयावह वहां पर आग लगी है। जो आसपास के इलाके हैं वहां पर लोगों का दहशत में आना स्वाभाविक ही नजर आता है। क्या कह रहे हैं उच्च अधिकारी? क्या आसपास के एरिया को खाली कराया जाएगा या फिर और जो गाड़ियां हैं दमकल विभाग की वो बुलाई जाएंगी? देखिए बिल्कुल अभी 4 से 5 जो दमकल की गाड़ी है वो मौके पर मौजूद है और तहसीलदार से लेकर के एसडीएम भी मौके पर पहुंच गए हैं और जो संबंधित थाना प्रभारी है, बागचीन थाना प्रभारी, वो भी मौके पर आ गई है। और जब न्यूज 18 ने उनसे बात करने की कोशिश की तो फिलहाल वो कुछ भी कहने से बच रहे हैं और वो आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि दमकल की अन्य गाड़ियां हैं जो नजदीकी नगर पालिका हो या फिर नजदीकी अन्य शहर हो, उनसे गाड़ियां बुलाने का प्रयास किया जा रहा है और अभी तक हर संभव वो आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो कुछ भी कहने से बच रहे हैं कि आखिर किन कारणों से आग लगी है। और जो रिसोर्ट में जिस तरीके से जो एलपीजी रिफिलिंग का काम किया जाता था वो वैध रूप से किया जाता था, क्योंकि ये रिसोर्ट है, यहाँ पर शादी फंक्शन का भी कार्यक्रम किया जाता था। तो एक तरीके से अभी इन सभी बिंदुओं पर भी जांच करना तो सभी जब जांच होगी तो सभी पहलुओं को कवर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अमित आपका। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे कब तक इस आग पर काबू पाया जाता है, लेकिन फिलहाल जो अधिकारी हैं कुछ भी कहने से बच रहे हैं। उनकी पहली कोशिश यही है कि इस आग पर काबू पाया जाए। और अब बात विदिशा शहर की, जहां औद्योगिक क्षेत्र की यूनिकल पेस्टिसाइड फैक्ट्री में बुधवार सुबह भीषण आग लग गई। यहां ड्रमों में भरकर भारी मात्रा में केमिकल रखा हुआ था, तो यहां केमिकल जो है वो ड्रमों में भरकर रखा गया था। देखते ही देख आग इतनी फैल गई कि 5 किलोमीटर दूर से भी काला धुआं नजर आ रहा था। इस भयानक धुएं को देखकर पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। फैक्ट्री की दीवार को जेसीबी से तोड़कर केमिकल से भरे ड्रम को वहां पर हटाया गया। आग बुझाने के लिए विदिशा, रायसेन और बीना से भी फायर ब्रिगेड यहां बुलाई गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं फायर फाइटर्स को आग पर काबू पाने की कोशिश यहां पर की गई। केमिकल फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी हुई है और आप देख सकते हैं कि यहां पर किस तरह से आग ने तबाही मचाई। अंदर केमिकल से भरे ड्रम रखे गए थे। ये पीतल मिल चौराहे पर एक केमिकल फैक्ट्री है, यहाँ पर पेस्टिसाइड बनता है। इसमें आग लगने की सूचना सुबह प्राप्त हुई है, तो तत्काल ही जो है उस पर काबू पाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हमारे पास जो संसाधन है वो सारे के सारे फायर ब्रिगेड्स जो है उनको डिप्लॉय किया गया है। देखिए यहाँ हमारे विदिशा हेडक्वार्टर पे सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पीतल मिल इंडस्ट्रियल बेल्ट जो है, यहाँ पे एक केमिकल फैक्ट्री में आग की सूचना हम लोगों को सुबह प्राप्त हुई थी। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं जिला कलेक्टर और मैं और हमारी पूरी प्रशासन की टीम भी यहाँ पे स्पॉट पे है, साथ ही एसडीआरएफ की टीम यहाँ पे है। जो हमारे जिला मुख्यालय पे जितनी फायर ब्रिगेड थी वो हैं, जो प्राइवेट यूनिट्स थी जैसे अदानी आदि उनसे भी हमने फायर ब्रिगेड बुलवाई हैं। आसपास के जितने क्षेत्र हैं, चाहे वो सांची हो, मंडीदीप हो, बीना हो या हमारे अन्य कस्बे हैं, वहाँ से भी सभी जगह से फायर ब्रिगेड्स और खासतौर से फोम वाली फायर ब्रिगेड्स बुलवाई जा रही हैं। तो लगातार राहत और बचाव कार्य यहाँ पे किया जा रहा है कि आग पे जल्द से जल्द नियंत्रण पाया जा सके।
पीतल मिल चौराहे पर स्थित फैक्ट्री में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये वो फैक्ट्री है। यहाँ पर केमिकल की यहाँ पर जो सुबह अचानक यहाँ पर आग लगती है और जिसके बाद यहाँ पर हड़कंप की स्थिति बन जाती है। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर तमाम यहाँ पर 10 से ज्यादा यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर मौके पर है मौजूद हैं। जिस तरीके की बात की जाए यहाँ पर आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन जिस तरीके से आप देख सकते हैं धुआं यहाँ पर अभी भी थोड़ा थोड़ा जो दिखाई दे रहा है और लगातार यहाँ पर जो टीम है वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है और तमाम तरीके से जो आग बुझाने का प्रयास है वो यहाँ पर किया जा रहा है। कुछ लोग मौजूद हैं, आपको जानकारी कैसे आग लगी है? आग का तो पता नहीं सकते कैसे लगी, लेकिन सुबह 7 बजे ऊपर उठता हुआ धुएं से समझ में आया कि यहाँ पर जब लगा केमिकल में आग लगी है, टायर से आग लगी, बहुत काला काला धुआं निकला यहाँ पर। क्या फैक्ट्री बनता है, किसकी फैक्ट्री है? ये शशांक भार्गव जी की फैक्ट्री है। क्या बनता है? ये पेस्टिसाइड की फैक्ट्री, यहाँ पर केमिकल का, हाँ, कीटनाशक दवाइयाँ बनती हैं, यहाँ पर केमिकल का यूज किया जाता है। जो आग लगी थी जो फैक्ट्री में, केमिकल फैक्ट्री में, उस पर आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन अभी भी जो है धुएं का थोड़ा सा गुबार यहाँ पर हल्का दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आधा दर्जन से ज्यादा जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। दिनेश यादव, न्यूज 18, विदिशा। वहीं मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजेस पर फिर सवाल उठे हैं। दरअसल नर्सिंग काउंसिल ने जीएनएम फर्स्ट ईयर की मार्कशीट कई कॉलेजेस को भेजी थी, लेकिन 13 कॉलेजेस में मार्कशीट लेने वाला कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं मिला। कॉलेज के एड्रेस पर मार्कशीट लेने वाला कोई स्टाफ नहीं मिला, इसीलिए सभी मार्कशीट्स वापस भोपाल भेज दी गई हैं। मार्कशीट नहीं लेने वाले ज्यादातर कॉलेज सुटेबल लिस्ट में शामिल हैं। इनमें एसआर नर्सिंग कॉलेज होशंगाबाद, अमलतास नर्सिंग कॉलेज देवास, संजीवनी नर्सिंग कॉलेज बड़वानी भी शामिल है। ऐसे में फिर सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ये 13 कॉलेजेस सिर्फ कागजों में ही तो नहीं चल रहे थे। बता दें कि हाल ही में इस मामले में कई सीबीआई ऑफिसर्स की भी गिरफ्तारी हुई है। तो कॉलेज में मार्कशीट भेजी गई, लेकिन जो कॉलेज के पते दिए गए थे उस पते पर मार्कशीट रिसीव करने वाला कोई स्टाफ नहीं था, किसी ने भी रिसीव नहीं की, तो वापस मार्कशीट्स को भोपाल भेज दिया गया है। यहां पर सनद रहे कि ये वो कॉलेज हैं जो सीबीआई जांच में सुटेबल लिस्ट में थे। जिस रिपोर्ट को सीबीआई ने भेजा था हाईकोर्ट में, उस हाईकोर्ट में वो सूटेबल लिस्ट की जो लिस्ट थी उसी में ये कॉलेज के नाम भी शामिल थे। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। शैलेंद्र, अब मार्कशीट लेने वाला कोई नहीं है, मार्कशीट भेज दी गई लेकिन रिसीव करने वाला कोई नहीं, और खासकर ये वो कॉलेज जो सूटेबल लिस्ट के अंदर थे। बिल्कुल अपर्णा, आपने ठीक कहा कि मध्य प्रदेश में नर्सिंग को लेकर क्या हालात हैं ये आप इसकी एक बानगी भर है। जिस तरीके से सीबीआई की जो टीम है उसने जांच की और जिन कॉलेजों को सुटेबल बताया गया उन सुटेबल कॉलेज में कोई मार्कशीट कलेक्ट करने वाला नहीं है। इससे इतनी साफ होता है कि जिस जगह का एड्रेस वो है वो नर्सिंग कॉलेज के लिए दिया गया, वहां पर न तो कोई नर्सिंग कॉलेज है और ना ही नर्सिंग कॉलेज से जुड़ा कोई स्टाफ वहां पर रहता है। और यही कारण है कि जब नर्सिंग काउंसिल ने इन 13 कॉलेजों को मार्कशीट भेजी थी तो इन 13 कॉलेजों से वो मार्कशीट वापस नर्सिंग काउंसिल को आ गई हैं। और जिस तरीके से लगातार इस पूरे नर्सिंग घोटाले को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे और उनको अब उनकी पुष्टि होती इसमें नजर आ रही। जिस तरीके से देखिए 292 कॉलेजों की सीबीआई और उनके साथ मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग और नर्सिंग काउंसिल ने फिजिकल वेरिफिकेशन किया था और उसमें से आधे से ज्यादा कॉलेजों को सुटेबल की सूची में डाला था और बाकी लोगों के लिए निर्देश दिए थे कि इस सत्र को पूरा होते होते वह जो अनिवार्य अहार्ताएं हैं वो पूरी करें, नहीं तो उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। लेकिन जिन कॉलेजों को सीबीआई ने सुटेबल बताया वो कॉलेज दरअसल कागजों में चल रहे थे। इस बात की पुष्टि अब इस तरह के जो मामला सामने आया उसमें हो गई है। हालांकि हाईकोर्ट को भी इस बात की जानकारी दे दी गई थी कि जो सीबीआई ने जो जांच सौंपी गई थी उसमें से अधिकांश सुटेबल कॉलेज जो है वो जमीन पर नहीं, और यही कारण है कि फिलहाल जो हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जो नर्सिंग कॉलेज हैं उनमें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पर रोक लगा दी। उस पूरे मामले की नई सिरे से जांच भी की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका। तो जांच पहले किस तरह से की गई वो साफ हो जाता है और अब जांच के बाद जो ये एक और कलई खुल रही है ये भी जाहिर करता है कि सवाल सही दिशा में किए जा रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। वहीं स्मार्ट सिटी में फैले करप्शन के खिलाफ इंदौर के मेयर सख्त हो गए हैं। महापौर पुष्यमित्र भार्गव के एक लेटर से हड़कंप मच गया है। मेयर ने सीएम और मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। फर्जी बिल घोटाले के बाद स्मार्ट सिटी में भी करप्शन के आरोप हैं। ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त से जांच कराने की मांग की है। भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारियों की जांच कराई जाए। अफसरों ने प्राइवेट कंपनी का जो अनुबंध है वो 9 साल तक बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री को भी शिकायत भेजी गई है। मामला 2021 का बताया जा रहा है। पूर्व नगर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल और स्मार्ट सिटी के कई ऑफिसर्स की भूमिका पर भी सवाल उठे।
हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी एक मांग ये भी की है कि चूंकि ये एक अलग प्रकार का घोटाला है जिसमें फाइनेंशियल फ्रॉड इन्वॉल्व है, तो यदि आवश्यक हो तो फाइनेंशियल फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट करने वाली जो एजेंसियां हैं, जो इसकी एक्सपर्ट एजेंसियां हैं, उनसे भी इसकी जांच कराई जाए। और भी कई सारे ऐसे विषय हैं जो उस समय के ध्यान में आए हैं जिसमें सीधे तौर पर जनता के पैसे का दुरुपयोग कर कर कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने की ये प्रकरण सामने आए हैं। इंदौर से हमारे सहयोगी मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मिथिलेश, जरा बताएं कि किस तरह के घोटाले की बात यहां पर मेयर कर रहे हैं। देखिए, इंदौर नगर निगम में लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं और महापौर का गर्म तेवर देखने को मिला। सख्त तेवर है और दिखना भी लाजमी है क्योंकि नगर निगम में लगातार बड़े भ्रष्टाचार सामने आए। इस बार जो भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है वो स्मार्ट सिटी से आया। स्मार्ट सिटी में वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक एजेंसी को हायर किया था। एजेंसी का 3 साल का लगभग समय बाकी था, लेकिन 3 साल के पहले ही 7 साल का समय और बढ़ा दिया जाता है एजेंसी का, और 22 महीने कोविड के दे दिए जाते हैं, यानी 9 साल का एजेंसी का अनुबंध एग्रीमेंट और बढ़ा दिया जाता है। और उस एजेंसी का, जिस एजेंसी पर आरोप लग रहे थे कि जो नगर निगम को रॉयल्टी देना है, जो नगर निगम का रेवेन्यू है उस कंपनी के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, उसके बावजूद सारे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अधिकारियों ने उसी एजेंसी को वापस से काम दे दिया। और उस वक्त की नगर निगम कमिश्नर थी प्रतिभा पाल, और स्मार्ट सिटी के जो तमाम जो अधिकारी हैं इन सभी को लेकर, इनकी बड़ी भूमिका को लेकर जांच की बात खुद महापौर कर रहे हैं। और महापौर ने इसके लिए बाकायदा एक चीफ सेक्रेटरी को एक पत्र लिखा है, मुख्यमंत्री के नाम पे एक पत्र लिखा है कि इन सभी अधिकारियों की भूमिका की जांच हो। कलेक्टर को उन्होंने एक पत्र लिखा है कि तत्काल इस अनुबंध को रद्द कर दिया जाए। तो कह सकते हैं जांच की मांग तो की है, और जाहिर तौर पर पुष्पमित्र भार्गव की चिट्ठी के बाद हड़कंप भी मच गया है। अब देखना यह होगा कि उनके इस चिट्ठी पर क्या जवाब आता है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए मिथिलेश। वहीं ग्वालियर की बात करते हैं, जहां मामूली विवाद में फायरिंग हुई है। 2 नकाबपोश बदमाशों ने दुकान में फायरिंग की है। दुकानदार और ग्राहकों में झगड़ा हो गया था। दुकानदार ने ग्राहकों को दुकान से भगा दिया। फायरिंग की घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। गोला का मंदिर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो मामूली सा झगड़े में यहां पर गोली चल गई। ये देखिए किस तरह से काउंटर पर ये शख्स गोली चला रहा है। 2 नकाबपोश बदमाशों ने दुकान में आकर फायरिंग की है। तो यहां पर बताया जा रहा है कि दुकानदार और ग्राहकों के बीच झगड़ा हुआ था और दुकानदार ने ग्राहकों को दुकान से भगा दिया था। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों से मुठभेड़ में सीआरपीएफ के जवान कबीर दास उइके शहीद हो गए। कबीर दास छिंदवाड़ा जिले के पुलपुर डोह के रहने वाले थे। शहीद कबीर दास 2011 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। वो 35 साल के थे। मंगलवार रात को कठुआ में आतंकियों ने हमला कर दिया। आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने जहां एक आतंकी को मार गिराया तो वहीं हमले में 5 जवान भी जख्मी हो गए। इलाज के दौरान छिंदवाड़ा के लाल कबीर दास उइके शहीद हो गए। शहीद कबीर दास उइके की 4 साल पहले ही शादी हुई। मुठभेड़ में जो कबीर दास उइके जवान शहीद हुए हैं वो छिंदवाड़ा के हैं। इस वक्त हमारे साथ उनके भाई मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। दुख की घड़ी है ये। अभी बीच में आपकी आखिरी बातचीत हुई थी उनसे? जी, बातचीत कल ही हुई थी। तो कल ऐसे ही जैसे बताए थे उनने कि अभी छुट्टी आने वाले हैं, उसके बाद में वो उनसे बात नहीं हो पाई। फिर अभी आप क्या करते हैं? ये जो घटनाक्रम हुआ है इसको लेकर क्या सोचते हैं? सर, जैसा कि ये जो घटना हो रखी है इससे तो परिवार को बहुत ठेस पहुंच रखी है। सरकार से क्या सोचते हैं? इस तरह की जो घटनाएं लगातार हो रही, सरकार से हम यही अर्जी करते हैं कि जैसे इन मतलब मामलों के बीच में ठोस से ठोस कदम उठाए। ये उनके भाई हैं जो खेती किसानी का काम करके परिवार चलाते हैं। इसके अलावा जो शहीद हुए हैं कबीर दास, वो सेना में काम के शुरू से ही इच्छुक थे और वो आज शहीद हो गए हैं। राजेश करमेले, न्यूज़ 18 छिंदवाड़ा।
लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को भारतीय थल सेना का अगला प्रमुख बनाया गया है। इस पोस्ट पर जनरल मनोज पांडे की जगह वो लेंगे। विंध्यवासियों के लिए यह गौरव का क्षण है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी सैनिक स्कूल रीवा के छात्र रहे हैं। इससे पहले 30 अप्रैल को सतना जिले के रहने वाले दिनेश त्रिपाठी देश के 9वें सेनाध्यक्ष बने। दोनों वीर सपूत रीवा के सैनिक स्कूल के क्लासमेट्स हैं। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी सेना के सबसे सीनियर ऑफिसर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी 15 दिसंबर 1984 को सेना में शामिल हुए। 2024 से उप सेनाध्यक्ष का पद उन्होंने संभाला था। उन्हें चीन सीमा के साथ साथ पाकिस्तान की सीमा पर भी संचालन का बड़ा अनुभव है। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी को परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल से भी नवाजा जा चुका है। इससे पहले उन्होंने फरवरी 2022 से 2024 तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में काम किया। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने संगठन में बहुत बड़ा योगदान देते हुए कई महत्वपूर्ण कमांड, स्टाफ और इंस्ट्रक्शनल नियुक्तियों में काम किया है। हमारे परिवार के लिए और रीवा के लिए बहुत गौरव के क्षण है। हम लोग बेसिकली रीवा ग्राम मुड़िला गढ़ के पास वहाँ के रहने वाले हैं। मेरे छोटे भाई की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा 5वीं तक अंबिकापुर में हुई, फिर सैनिक स्कूल रीवा में पढ़ा। मैं सबसे बड़ा भाई हूँ। मैं यहाँ अधिष्ठाता के पद पर था और 2019 में रिटायर हुआ। मेरा छोटा भाई चीफ इंजीनियर भोपाल में था। ये सबसे छोटा भाई है, मुझसे 10 वर्ष छोटा था। मेरे पिताजी की इच्छा थी कि ये मिलिट्री ऑफिसर बने। उन्होंने इसको सैनिक स्कूल में एडमिशन दिलाया और मेरे संरक्षण में ही ये रीवा सैनिक स्कूल में पढ़ा। छोटा भाई उपेंद्र द्विवेदी एक सेना का अनुशासित सिपाही है। वह नॉर्थ ईस्ट हो चाहे नॉर्थ इंडिया हो, वो लगभग हर जगह पोस्टेड रहा। संयोग से उसकी पोस्टिंग बॉर्डर में सबसे ज़्यादा रही। लद्दाख, लेह, जहां आज लोग पहुंचना बड़ा मुश्किल समझते हैं, जम्मू और कश्मीर, और चाहे वह अरुणाचल प्रदेश हो, मेघालय हो, लगभग वह हर जगह वहाँ के सर्वोच्च पदों में रह चुका है। इसके अलावा उसने विदेशों में भी पीस कीपिंग फोर्सेस में भी काम किया है। उसे सर्वोच्च नेतृत्व का काफ़ी अनुभव है और मुझे विश्वास है कि सेना में वो नए आयाम स्थापित करेगा। भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब भी कई जगह ऐसी हैं जहां पीने के लिए साफ पानी तक नहीं मिलता। आए दिन गंदा पानी पीने से लोगों के बीमार पड़ने की खबरें आती हैं। भिंड में भी प्रशासन की लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। भिंड में दूषित पानी पीने से बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ रहे हैं। उल्टी दस्त से 3 मरीजों की मौत की खबर है। फूप कस्बे में न्यूज 18 की टीम पहुंची और हालात का जायजा लिया। लोगों ने बताया कि लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जिन मरीजों का भिंड जिला अस्पताल में इलाज चल रहा था, उनमें एक बच्ची की जान चली गई है। 2 से 3 मरीजों को ग्वालियर रेफर किया गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बीते 2 दिन में 50 से 60 लोग उल्टी, दस्त, पेट दर्द और बुखार से परेशान हैं। इसी कस्बे से इन्हीं लक्षणों के 3 मरीजों की मौत भी हुई है। हालांकि प्रशासन इन 3 मौत की पुष्टि नहीं कर रहा है। और आइए अब देखते हैं तेज रफ्तार में टॉप 20 खबरें।